हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। दोस्तों, आज अपन करेंगे सीजीएल 2023 टायर 1 का मैथ्स का पेपर। आज अपना है पहला पेपर 14 जुलाई 2023 शिफ्ट 1। तो यहाँ पे सिर्फ अपन मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, 25 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। इफ ए इज 95% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। तो देखो, जैसे अपन मान लेते हैं बी 100 है। अगर बी 100 है तो ए उसका 95%, तो 100 का 95% कितना हो जाता है? 95 हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ अगर ए टू बी का रेशियो देखूँ तो ए है 95, बी है 100। यहाँ पे मैं इसको 5 से काट सकता हूँ, इसको 5 से काटूंगा तो 19 बार में, और इसको 5 से काटने पे 20 बार में। तो 19:20 का रेशियो आ गया। अब अपन से ये पूछ क्या रहा है कि देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, मतलब बी ए का कितना परसेंट है। तो ए का कितना प्रतिशत बी है, तो बी ए का कितना परसेंट है ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर में तो बी डालना पड़ेगा और नीचे में डालना पड़ेगा ए मल्टीप्लाई 100%। तो अब आप यहाँ पे देखिए 20 को अपन लिख सकते हैं 19 + 1। 19 से तो 19 कट जाएगा तो 100 पूरा जाएगा, प्लस 1 बचा आपका। 1 का मतलब है मल्टीप्लाई होके 100, 100/19, तो 19 का 5 टाइम्स 95, 5 रिमाइंडर आ गया और 19। तो ये आ गया आपके पास 100 + 5, 5/19 मतलब 105, 5/19%। यही आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। ये जो जितने भी क्वेश्चंस है ये मैंने डायरेक्ट एसएससी की जो आंसर शीट आती है वहां से उठाए हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर पहले से ही मार्क दिखेगा। जो ग्रीन कलर के आंसर है आपका ऑप्शन, वो ही आपका आंसर है। तो यहाँ पे आंसर मैच करने वाली तो कोई बात नहीं है। बात यह है कि अपन को इसका सॉल्यूशन देखना है। द मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस को मैंने मान लिया 100 रुपीज। तो अब जो मार्क प्राइस है मतलब एमआरपी या एमपी, वो 25% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर मैं इसका 25% निकालू तो कितना है? 25 आएगा। इसका मतलब मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी? 100 + 25, 125, क्योंकि 25% ज्यादा है। एट व्हाट परसेंट लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस कहने का मतलब होता है कि जितने में मैंने सामान को खरीदा उतने में ही मैंने बेच दिया, ना तो कोई फायदा हुआ ना ही कोई नुकसान हुआ। तो मैंने सामान खरीदा 100 रुपए में, तो बेचूंगा भी कितने में? 100 रुपए में। तो मेरे को ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब अपन से ये पूछ रहा है कि भाई मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया या मार्क प्राइस पे कितनी छूट दी कि जो सामान है उस पर ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। मतलब 125 से 100, यहाँ पे कितने का आपको डिस्काउंट मिला? 25 रुपए का। और कितने पे? 125 पे, मल्टीप्लाई 100। तो ये कितना आ गया आपके पास? 25 से 5 बार में, मतलब ये हो जाएगा 20%। तो ऑप्शन नंबर 3। तो 20% का डिस्काउंट दिया है मार्क प्राइस पे, तो ना तो प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। A can complete a piece of work in 25 days while B can complete the same work in 30 days। A किसी काम को 25 दिन में कर लेता है, B उसी काम को 30 दिन में करता है। दे वर्क ऑन अल्टरनेट बेसिस। अल्टरनेट बेसिस का मतलब है कि एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं। एक दिन ए करता है तो अगले दिन बी करता है, फिर से ए करता है, फिर अगले दिन बी करता है, और इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। कब तक? जब तक काम पूरा खत्म नहीं होता। तो अब अपन से क्या बोल रहा है कि बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 डेज। केवल 5 ही दिन तक इस पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 4 दिन हो गए, ये 5वां दिन, 5वें दिन फिर ए करेगा। इसके बाद ए काम को छोड़ देता है, तो अब बाकी का जो बचा हुआ काम है उसको केवल बी करेगा। तो हर दिन काम को अब बी ही करेगा, और कब तक करेगा? जब तक पूरा काम खत्म नहीं होता। इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो कितने दिनों में बी बचे हुए काम को खत्म कर देगा। तो अब देखो, बचे हुए कहने काम का मतलब क्या है कि भैया 5 दिन तक काम हुआ, 5 दिन के बाद ए ने छोड़ा, तो अब ए के छोड़ने के बाद जो काम बचा उसको बी कितने दिन में करेगा। मतलब ये जो 5 दिन में जो काम हुआ इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। अपन को सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के बाद जो काम हुआ है वो कितने दिन में बी करा वो बताना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इनकी एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी का रेशियो निकालना बहुत जरूरी होता है। बिना एफिशिएंसी के रेशियो निकाले अपन आगे नहीं बढ़ सकते। तो 25 और 30 का एलसीएम कितना होता है? तो 25 और 30 का एलसीएम होता है भैया 150। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर
टोटल काम 150 यूनिट है और ए ने 25 दिन लिए हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम हुआ है? 150 बटा 25 मतलब 6। तो एक दिन में ए ने 6 यूनिट काम किया है। और टोटल काम अगर 150 यूनिट है और बी ने 30 दिन लिए, तो एक दिन का निकालेंगे तो क्या करेंगे? 150 बटा 30 कर देंगे। 150 बटा 30 मतलब 5। तो बी ने एक दिन में 5 यूनिट काम किया है। तो यही इनकी कार्य क्षमता हो गई। ए की कार्य क्षमता है 6 यूनिट काम करने की हर दिन, और बी की कार्य क्षमता है 5 यूनिट काम करने की हर दिन। इसी को अपन बोलते हैं एफिशिएंसी का रेशियो। तो यहाँ पे देखो, ए ने पहले दिन 6 यूनिट काम किया, बी ने 5 यूनिट किया, फिर ए ने 6 यूनिट किया, फिर बी ने 5 यूनिट किया, फिर ए ने 6 यूनिट काम किया। तो ये मिला के कितना यूनिट हुआ? 6 और 5 11, 11 और 11 22, 22 6 28। तो इसका मतलब 28 यूनिट काम हो गया। तो अब कितना काम बचा? टोटल काम था 150 यूनिट, उसमें से 28 यूनिट हो गया। इसका मतलब अभी भी 122 यूनिट काम बचा है। इस 122 यूनिट को कौन करेगा? केवल बी करेगा। बी एक दिन में 5 यूनिट कर सकता है, टोटल है 122। तो हर दिन अगर 5 यूनिट करेगा और टोटल 122 यूनिट काम है, तो कितने दिन में करेगा? तो इसको डिवाइड करेंगे, 5 से 2 बार में 10, 22 मतलब 4 बार में, 2 रिमाइंडर आ गया, तो ये आ गया 24 2/5। मतलब बी बचे हुए काम को 24 2/5 दिन में कर देगा। ऑप्शन 1। तो अपन को केवल बचा हुआ काम कितने दिन में होगा ये बताना है। अगर पूछता कि भाई बी ने टोटल कितने दिन काम किया, तो फिर उसमें ये वाले जो 2 दिन है बी के, वो भी जोड़ने पड़ते, क्योंकि बी ने टोटल 26 2/5 दिन काम किया है। 24 2/5 दिन तो अकेले काम किया है, और अल्टरनेट बेसिस पे जब वो कर रहा था तो उसका हिस्सा 2 बार आया था। तो इस काम को भी अपन जोड़ेंगे अगर पूछे जाए कि भाई बी ने टोटल कितने दिन काम किया। लेकिन बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया? 24 2/5 दिन में। As part of his journey, a person travels 120 किलोमीटर at 80, the next 100 किलोमीटर at 40 and come back to the starting point at 75। तो देखो, कोई आदमी है, ए से बी जा रहा है, बीच में सी मान लेते हैं एक पॉइंट है, तो ए से सी जाने में उसने 120 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो 80 की स्पीड से कवर किया, 80 किलोमीटर पर आवर। और सी से बी आने में जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो उसने 40 की स्पीड से कवर किया, 40 किलोमीटर पर आवर। जब वो वापस गया तो उसने पूरी जर्नी को एक कांस्टेंट स्पीड में कंप्लीट किया, 75 किलोमीटर पर आवर। यहां से यहां जब वो गया तो यहां से यहां जब वो जाएगा तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 120। तो ए से सी और सी से बी 100, तो बी से ए कितना हो गया? 100 प्लस 120 मतलब 220। ये 220 किलोमीटर उसने कितने की स्पीड से की है? उसने 75 की स्पीड से की है। तो अब यहाँ पे अपन को एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? देखो 120 किलोमीटर इधर चला, फिर 100 किलोमीटर चला, और जब वो लौट के गया तो लौट के जाने पे वो 220 किलोमीटर चला। तो टोटल डिस्टेंस आ गया उसका ये 440। अब अपन को निकालना है टाइम। टाइम के लिए देखो, यहाँ पे टाइम तो दे नहीं रखा, लेकिन टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपन जानते हैं कि भैया टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपन तीनों के लिए अलग अलग टाइम क्या होगा वो निकालेंगे। तो देखो, पहले वाले में डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर, कितने की स्पीड से? 80 की स्पीड से। तो 120/80। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली होती है कि यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ भी किलोमीटर है और यहाँ भी किलोमीटर है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन अगर यहाँ पे किलोमीटर और यहाँ पे मीटर पर सेकंड होता तो फिर मेरे को पहले उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता, तभी मैं आगे काम कर सकता था। अगर मैंने बिना ये काम करे कर दिया तो अपना गलती हो जाएगा। इसी तरीके से देखो, अब 100 किलोमीटर 40 की स्पीड से किया तो कितना आ गया? टाइम 100/40। फिर 220 किलोमीटर 75 की स्पीड से किया तो 220/75। अब यहाँ पे देखो, ऊपर तो कितना आ गया? 440, नीचे 120/80। 80 से 120 काटोगे तो 0 से तो 0 कट गया, 8 का एक बार में 8, और कितना बचा? 4, मतलब 0.5, तो 1.5 आ गया ये। इसी तरीके 0 से 0 कटा, 4 का 10 ढाई बार में होता है। अब यहाँ पे 75 का 3 बार में होता है 225, यहाँ पे है 220। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं? 3 लिख लेते हैं। वैसे 3 से कम होगा, लेकिन 3 लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अपन को बोला गया है कि अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना। तो अप्रोक्सीमेशन में भी अपन ने इसको थोड़ा और अप्रोक्सीमेट कर दिया, एक तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि 3 नहीं है, 3 से थोड़ा कम है, लेकिन अपन ने इसको 3 मान लिया। देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये आ गया 440 बटा कितना हो गया ये? 1.5 प्लस ढाई मतलब 4, 4 प्लस 3 7। तो जब आप 440 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 6 तो हो गया 42, 20,
मतलब 7 दूनी 14, या आप बोल सकते हो कि 63 के करीब आएगा। 63 से मतलब यहाँ पे तो आपको 63 से कम आ रहा है, लेकिन इधर आपने 3 माना था, 3 से कम होएगा, तो ओवरऑल जो आंसर होगा वो 63 से थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। 63.46%। परसेंट क्या, सॉरी, स्पीड निकाल रहे हैं ना, तो किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे अपन ने अप्रोक्सीमेशन का काफी इस्तेमाल किया है। अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हो अगर आपके ऑप्शन दूर दूर है। यहाँ पे आप देख सकते हो अपने जो ऑप्शन है वो काफी दूर दूर है, 68.15, 58.74, 63.46 और 49.58। तो अच्छा खासा अंतर है ऑप्शंस में, तो इसलिए अपन इतना अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 men can complete a work in 45 days. 8 women can complete the same work in 18 days. In how many days will 5 men and 8 women together complete the same work? तो यहाँ पे देखो, 8 आदमी 45 दिन में किसी काम को कर रहे हैं और उसी सेम काम को 8 औरतें 18 दिन में कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल वर्क निकालूं तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 8 आदमी कर रहे हैं 45 दिन में, मतलब 8m इंटू 45। यहाँ पे मैंने m को इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे अपन को आदमी की एफिशिएंसी नहीं पता कि वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो यहाँ पे वैसे तो एम की जगह उसकी एफिशिएंसी आती तो अपन टोटल वर्क कह सकते थे, लेकिन एफिशिएंसी नहीं पता, तो इसलिए मैंने इसको एम को एम ही छोड़ दिया। आगे इसको देख लेंगे जो भी होगा इसका। अब यहाँ पे देखो, इसी तरीके से 8 औरतें 18 दिन में करती है, तो सेम टोटल वर्क में लिख सकता हूं 8 वुमेन इंटू 18। कोई दिक्कत है क्या, कोई नहीं है। अब देखो क्या पूछ रहा है वो अपन से कि 5 मेन एंड 8 वुमेन टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। कितने दिनों में 5 आदमी और 8 औरतें मिलकर करेंगे, तो वर्क वही है। तो मैं बोल सकता हूं कि 5 मेन प्लस 8 वुमेन। जब भी अपन से एंड बोल दिया जाए तो आपको हमेशा यहाँ प्लस साइन लगाना है, गलती से भी मल्टीप्लाई का साइन मत लगा देना, यहाँ प्लस का साइन लगेगा। और कितने दिन में करेंगे, इसको मैं डी डाल देता हूँ, डेज। अब आप इन दोनों को इक्वल कर दो आपस में। इन दोनों को मैंने इक्वल करा, 8 से तो 8 कट गया, मेन इंटू 45 इक्वल टू कितना आ गया, वुमेन इंटू 18। 9 से काट दो, 9 से 5 बार में, 9 से 2 बार में, तो मेन अपॉन वुमेन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास 2/5। मतलब मेन इस टू वुमेन का रेशियो आ गया 2:5। अब अपन इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे वुमेन की जगह डाल देंगे 5 और मेन की जगह डाल देंगे 2, क्योंकि ये इनकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी रेशियो में, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, वो हर चीज कट जाएगी आपस में, तो इसलिए अपन रेशियो में डायरेक्ट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने वुमेन को 5 डाल दिया, तो 8 इंटू 5 इंटू 18 इक्वल टू, यहाँ मैंने मेन को 2 डाला तो 5 दूनी 10 और वुमेन को 5, तो 8 पंजे 40, 10 प्लस 40 50, तो ये आ गया 50t। 5 से देखो 10 बार में कट जाएगा, फिर अपन 2 से काट सकते हैं 4 बार में, और ये 5 बार में। तो यहाँ से अपन के पास डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा 18 चौको 72/5। 72/5 मतलब कितना हो गया, तो ये 5 से 1 बार में और 22 मतलब 4 बार में, तो 14 2/5। तो इतने दिन लगेंगे 5 आदमी और 8 औरतों को मिलकर काम करने में, 14 2/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28 इज डिविजिबल बाय। इस तरीके के क्वेश्चंस में अभी भी अपन टोटल वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि टोटल वैल्यू निकालने जाओगे तो वो नहीं निकल पाएगी। 6 की पावर 25 एक बहुत बड़ा नंबर है, उसको सोल्व नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे अपन कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या है, कॉमन है 6 की पावर 25, क्योंकि वो सब में है। जैसे 6 की पावर 26 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 25 प्लस 1, और इसको फिर मैं तोड़ना चाहूं तो लिख सकता हूं 6 की पावर 25 इंटू 6 की पावर 1। अपन जानते हैं भैया a की पावर m प्लस n इक्वल टू होता है a की पावर m इंटू a की पावर n। ये सर्ट्स एंड इंडिसेज में आपने पढ़ा होगा, एक सिंपल और इंपॉर्टेंट रूल होता है। तो इस रूल की मदद से मैंने ये चीज लिखी। इसी तरीके 6 की पावर 27 को क्या लिख सकता हूँ, 6 की पावर 25 इंटू 6 की पावर 2। तो इस तरीके से मैंने सब में से 6 की पावर 25 कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर तो केवल 1 रह गया, फिर 6 रह जाएगा, फिर 6 की पावर 27 में 25 कॉमन लिया तो 2 बच गया, मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36। फिर इसी तरीके से यहाँ 6 का क्यूब बच जाएगा 216। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, 6 की पावर 25 को तो ऐसे ही छोड़ दो, इसका कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो अंदर वाली चीज है उसका सम कर लेते हैं। 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 6 19, और 1 और 3 4, 4 और 1 5, 259। तो ये आ गया 6 की पावर 25 इंटू 259। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो साफ साफ दिख रहा है
ये पूरा नंबर 259 से डिविजिबल है, क्योंकि 259 मल्टीप्लाई में है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ 8 और मैं बोलता हूँ कि 8 बाई 2 से डिविजिबल है, तो वो कैसे? क्योंकि मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 4। जैसे मैं लिखता हूँ 10 और बोलता हूँ कि 10 5 से डिविजिबल है, तो वो कैसे? क्योंकि मैं 10 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 2। इसी तरीके से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो वो पूरा नंबर उस नंबर से डिविजिबल होता है। तो ये पूरा नंबर 259 से डिविजिबल है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। 6 की पावर 25 का तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। Study the given table and answer the question that follows. The table shows the classification of 100 students based on the marks obtained by them in history and geography in an examination. तो देखो ये एक टेबल आपको दे रखी है, इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कितने बच्चों के 40 से ऊपर आए नंबर, कितने बच्चों के 30 से ऊपर आए, कितने बच्चों के 20 से ऊपर आए, ये आपको बता रखा है। और साथ में एवरेज, मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में मिला के एवरेज कितने बच्चों के 40 से ऊपर आए, कितनों के 30 से ऊपर आए, ये भी चीज अपन को दे रखी है। अपन से पूछ क्या रहा है? अपन से पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 20% मार्क्स इन एग्रीगेट। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो एक चीज अपन को क्लियर होनी चाहिए कि 10 एंड अबोव का मतलब होता है 10 से ऊपर। तो जब अपन बोलते हैं कि 40 एंड अबोव कोई चीज है तो वो 10 एंड अबोव में इंक्लूडेड होती है। जैसे मैंने बोला 45 40 एंड अबोव है, तो क्या ये 10 एंड अबोव में नहीं आएगा क्या? 10 या 10 से ऊपर वाला नंबर नहीं है क्या ये? हाँ है भाई, 10 से भी तो बड़ा है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 45 केवल 40 एंड अबोव में ही नहीं है, ये 30 एंड अबोव में भी है, ये 20 एंड अबोव में भी है, ये 10 एंड अबोव में भी है, और ये 0 एंड अबोव में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने बच्चे 40 एंड अबोव में दे रखे हैं वो सारे बच्चे 30 एंड अबोव में भी दे रखे हैं, और जितने 30 एंड अबोव में दे रखे हैं वो सब बच्चे 20 एंड अबोव में भी है। इसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 एंड अबोव में 100 बच्चे, 100 बच्चे टोटल 100, सारे बच्चे 0 एंड अबोव में कैसे आ गए? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब 0 से कम नंबर नहीं आ सकते। तो अगर मिनिमम मार्क्स की अपन बात करें तो वो 0 है, तो इस वजह से हर बच्चा 0 एंड अबोव में इंक्लूडेड है। यही वजह है कि यहाँ पे आपको काउंट 100 मिलेगा। अब अपन से दूसरी बात ये है यहाँ पे नोट करने वाली, अपन से पूछ रहा है लेस देन 20% मार्क्स। परसेंट, केवल ये नहीं बोल रहा कि लेस देन 20 मार्क्स। लेस देन 20 मार्क्स अगर बोला जाता तो फिर अपन 20 एंड अबोव की बात करते, लेकिन ये बोल रहा है 20%। यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने? 50 का 20% निकालोगे तो कितना होगा? 10। इसका मतलब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 10 मार्क्स इन एग्रीगेट। 20% मार्क्स का मतलब है 10 मार्क्स, क्योंकि टोटल है 50। तो इसका मतलब कि उन बच्चों का एवरेज बताना है अपन को जिनके 10 नंबर से कम आए हैं। तो 10 से कम आए हैं तो 10 एंड अबोव में एवरेज कितना है? 87। मतलब 87 बच्चे ऐसे हैं एवरेज में जिनका 10 या 10 से ज्यादा है। तो अपन को कम बताना है, टोटल है 100 बच्चे, तो 100 में से 87 सब्ट्रैक्ट कर लो। 100 माइनस 87 कितना आ जाएगा भैया? 13 आ जाएगा। बस यही अपना आंसर। मतलब 13 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 से कम नंबर आए एवरेज में। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का डेटा अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एवरेज की, तो एवरेज में 13 बच्चे। टू कंसेंट्रिक सर्किल आर ऑफ रेडियाई 10 एंड 6 सेंटीमीटर। दो कंसेंट्रिक सर्किल है, उनका रेडियस 10 और 6। कंसेंट्रिक सर्किल कैसे होते हैं? जिनका सेंटर सेम होता है और रेडियस अलग अलग होती है। तो कुछ इस तरीके के हो गए दो कंसेंट्रिक सर्किल। एक छोटा वाला है उसका है 6 सेंटीमीटर और बड़े वाले का है 10 सेंटीमीटर। अपन से क्या बोल रहा है? अपन से बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। तो अपन को पूछ रहा है, मतलब अपन से पूछ रहा है कि भैया बड़े वाले सर्किल के लिए जो कोड बनेगी उसकी लेंथ बताओ, और शर्त ये है कि वो कोड छोटे वाले सर्किल पे टच होके जाएगी। मतलब किस तरीके से बनेगी? कुछ आप कह सकते हो कि इस तरीके से एक कोड अपन को खींचनी है जो छोटे वाले सर्किल से टच हो रही है और बड़े वाले सर्किल के लिए कोड का काम कर रही है। तो देखो टच करती है जब कोई साइड या कोई भी, जब अपन बोलते हैं लाइन सेगमेंट, अगर सर्किल को टच करता है तो वो टेंजेंट का काम करता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो कोड है बड़े वाले सर्किल के लिए कोड है, लेकिन छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट है। अब अपन को क्या दे रखा है? अपन को ये रेडियस दे रखी है, कितनी है? 6, और ये वाली रेडियस दे रखी है, कितनी है? 10। ये दोनों चीज अपन को दे रखी है और अपन से इस कोड की लेंथ पूछ रहा है। देखो एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि जब अपन सेंटर से
किसी भी टेंजेंट के ऊपर लाइन खींचते हैं 90 डिग्री पे, तो मतलब वो 90 डिग्री पे ही होती है, तो वो उस कोड को, मतलब ये बड़े वाले सर्किल के लिए कोड है, छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट है। तो छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि सेंटर से जब मैं लाइन खींचूंगा तो ये 90 डिग्री पे होगी। और अपन ये बात जानते हैं कि जब अपन सेंटर से किसी कोड के ऊपर 90 डिग्री डालते हैं तो वो उस कोड को दो इक्वल भाग में डिवाइड करती है। तो मैं कह सकता हूं कि जितना ये लेंथ है उतनी ही लेंथ ये भी है। तो ऊपर वाली लेंथ निकाल ली तो नीचे वाली भी आ जाएगी। तो ऊपर वाली में कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये एक ट्राइंगल है और इसमें अपन बोल सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है। तो ट्रिपलेट हो गया 10, 6 और 8 का, तो ये ऊपर का 8 है तो नीचे का भी 8 हो गया, तो 8 दूनी 16, मतलब इस कोड की लेंथ कितनी हो गई टोटल 16 सेंटीमीटर। इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कोस a माइनस बी इक्वल टू हाफ देन फाइंड a। देखो कभी भी इस तरीके से आए, अगर साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 दे रखा है तो हमेशा अपना काम होता है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। कभी भी आए तो a प्लस बी को 90 डालो, और कोस a माइनस बी हाफ आए तो a माइनस बी को 60 डिग्री डालो। ये सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये आपको मालूम होने चाहिए, कम से कम नहीं तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये तो कम से कम आपको मालूम होने ही चाहिए, वरना दिक्कत हो सकती है। बहुत बार डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल्स पे डिपेंड होते हैं। यहाँ पे अपन से a की वैल्यू पूछ रहा है, तो a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो a निकल जाएगा 90 प्लस 60 150, 150 बाई 2 75 डिग्री। और अगर b पूछ रहा होता तो क्या करते, पहले में से दूसरे को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते, 90 माइनस 60, 30 बाई 2 15, तो a आ गया 75, b आ गया 15। केवल a की वैल्यू पूछ रहे हैं 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। A train 900 meter long is running at 108 किलोमीटर पर आवर। How long will it take to clear a 900 meter long platform completely? एक 900 मीटर लंबी ट्रेन है जो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। अपन से पूछ रहा है कि 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से पार करने में उसको कितना समय लगेगा। हमेशा ध्यान रखो कि जब अपन से इस तरीके से बात की जाती है तो एक चीज यहाँ पे मान के चली जाती है, वो ये कि मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है ना, तो ट्रेन आई, ट्रेन मान लेते ये है, ये ट्रेन है अपनी। तो अब अपन से क्या पूछा जाता है कि भाई इस ट्रेन ने जब प्लेटफॉर्म में क्रॉस किया और जब पूरी तरीके से निकल गई, पूरी तरीके से निकल गई मतलब ये होता है कि जो ट्रेन का आखिरी डिब्बा है वो भी प्लेटफॉर्म छोड़ चुका है। तो अब अपन से पूछा जा रहा है कि इस चीज में कितना समय लगेगा, इस पूरे चीज में, मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक की ट्रेन की दूरी हो गई, इतनी दूरी उस ट्रेन ने तय करी, तो इतनी दूरी तय करने में उसको कितना समय लगा ये अपन से पूछ रहा है 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसमें कौन कौन सी दूरी आ गई, एक तो ये प्लेटफॉर्म की दूरी आ गई और एक ट्रेन की खुद की दूरी आ गई। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या हुआ, एक तो ट्रेन का खुद का 900 मीटर और दूसरा प्लेटफॉर्म का वो भी 900 मीटर, अपॉन क्या होगा स्पीड। प्लेटफॉर्म की तो कोई स्पीड होती नहीं है, ट्रेन की स्पीड होती है। ट्रेन की कितनी दे रखी है 108, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में, और अपन का जो डिस्टेंस है वो मीटर में, तो पहले इसको अपन को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर को जब अपन मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आप देखो 18 से तो 6 बार में कट गया, ये 6 पंजे 30, 900 प्लस 900 1800 बटा 30, मतलब कितना हो गया 60 सेकेंड। इतना टाइम उसको पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लगेगा, कितना टाइम 60 सेकेंड। इसके अलावा इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभार क्या होता है कि वो प्लेटफॉर्म की जगह दो ट्रेन दे देता है और बोलता है कि भैया दोनों ट्रेनें आमने सामने चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो उन दोनों ट्रेनों को अपने आप को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो उसमें क्या करना होता है, उसमें भी सेम अपन करते हैं, उसमें लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की जगह लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन आ जाती है और वहां पे नीचे में लेंथ ऑफ स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन भी ऐड होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2, मतलब लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, ये जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो। अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो फिर S1 माइनस S2, इस तरीके से आपको करना होगा। If 7b minus 1/4b equal to 7, then what is the value of this?
अगर ये अपन को दे रखा है तो इससे अपन को यहाँ पे आना है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को क्या करते हैं अपन, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ पाऊंगा मैं, क्योंकि जब मैं 7b का स्क्वायर करूंगा तो 49b स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ 16b स्क्वायर दे रखा है। तो इसका मतलब इसको पहले अपन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। 7b माइनस 1/4b इक्वल टू 7, ये अपन को दे रखा है। तो यहाँ पे मेरे को 16b स्क्वायर मतलब क्या होना चाहिए था, 4b होना चाहिए था, क्योंकि 4b का स्क्वायर करने पे 16b स्क्वायर आएगा। तो यहाँ 7 की जगह 4 आना चाहिए था, और 7 को हटाना है तो 7 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे दोनों साइड अपन ने 4/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आप देखो 7 से 7 कट गया, 4b माइनस ये 4 से 4 कट जाएगा, नीचे में 7 है तो 1/7b इक्वल टू 7 से 7 कट गया, क्या रह गया, 4 रह गया अपने पास। अब देखो, अब मैं अगर दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करो, 4b का स्क्वायर 16b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 4b इंटू 1/7b, 4b इंटू 1/7b प्लस 1/7b का स्क्वायर 1/49b स्क्वायर। फॉर्मूला लगाया यहाँ पे मैंने, कुछ भी नहीं किया। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगाया। 4 का स्क्वायर 16। देखो ये b से तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर, ये अपन से पूछा जा रहा है, इसको अपन को निकालना है। बाकी जो भी बचे उसको क्या कर देंगे, राइट हैंड पे भेज देंगे। 16 यहाँ पे क्या रहेगा, 4 2 जा 8/7 विथ माइनस साइन, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 8/7। तो 16 इंटू 7 अपने पास कितना होता है, ये होता है आई थिंक 112 होता है, 112 प्लस 8 120, तो 120/7, ये अपना आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में डायरेक्ट भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि अगर अपन से बोल दिया जाए कि ax माइनस 1/bx इक्वल टू y दे रखा है, और अपन से पूछ लिया जाए कि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपको बताना है, तो ये आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए। ये क्या होता है, इसका स्क्वायर करा y स्क्वायर, फिर यहाँ पे अपन को करना है प्लस 2 टाइम्स x का कोफिशिएंट और नीचे वाले x का भी कोफिशिएंट, तो 2a/b, ये करना है अपन को। तो इससे अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी जाते तो आराम से आंसर आ सकता था, तो इसलिए समय बचाने के लिए फॉर्मूले से अपन जाए तो ज्यादा अच्छा है। इस तरीके से दोनों साइड स्क्वायर करके भी करा जा सकता है, लेकिन फॉर्मूला ज्यादा बढ़िया है, मतलब अगर समय बचाना है तो आपको। If angle C equal to angle Z and AC equal to XZ, then which of the following condition is necessary for triangle ABC and triangle XYZ to be congruent? तो दो ट्राइंगल है यहाँ पे, एक तो है ABC और एक है XYZ। तो कॉन्ग्रुएंट में हमेशा अपन को यह चीज मालूम होनी चाहिए कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं उसका मतलब ये होता है कि अगर मैं नीचे वाले ट्राइंगल के ऊपर, मतलब फर्स्ट ट्राइंगल के ऊपर मैं सेकंड ट्राइंगल डाल दूं तो फर्स्ट ट्राइंगल ना दिखे, और अगर मैं सेकंड ट्राइंगल के ऊपर फर्स्ट ट्राइंगल डाल दूं तो सेकंड ट्राइंगल ना दिखे। मतलब दोनों एकदम बराबर होने चाहिए साइज में, कोई अंतर नहीं होना चाहिए, उनको अपन बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर अलग चीज है, सिमिलर में एकदम इक्वल होने की कोई वो नहीं होती पॉसिबिलिटी, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में दोनों एकदम इक्वल होने चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि एक तो AC इक्वल टू XZ है, और इसके अलावा एंगल C एंगल Z के बराबर है। अपन से ये बोल रहा है कि भाई इन चारों में से कौन सी कंडीशन सही है जिससे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट किस किस प्रॉपर्टी से हो सकते हैं, चार प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंट के लिए, ट्रिपल एस, SAS, ASA और RHS। ये चार प्रॉपर्टी होती है जिससे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकता है। तो यहाँ पे देखो अपन को साइड दे रखी है और एंगल दे रखा है, तो अब इन चारों में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें एक साइड और एक एंगल आता हो, तो वो है सेकंड वाली और थर्ड वाली। तो यहाँ पे लेकिन जो ऑप्शन है उनमें भी साइड दे रखी है, तो अपन थर्ड वाली प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते, अपन लेंगे सेकंड वाली प्रॉपर्टी को। सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि भाई जो साइड आप ले रहे हो एंगल उसके बीच वाला होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे AC इक्वल टू XZ कर रहा हूँ और एंगल C एंगल Z के कर रहा हूँ, तो मेरे को AC साइड लेनी है जिसमें C और Z आता हो। तो कौन सी साइड है जिनमें C और Z आता है, तो वो है BC और YZ। इसका मतलब कि BC और YZ आपस में इक्वल होनी चाहिए, जो कि एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। AB और XY को इक्वल कर दोगे तो उससे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते, क्योंकि AB और XY में एंगल C और एंगल Z नहीं आता। प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अपन को वो दो साइड लेनी है जिसमें एंगल इंक्लूड हो, ठीक है।
चलिए, इन द गिवन फिगर PAB इज ए सेकेंड एंड PT इज ए टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम P। एक फिगर दे रखा है, हो सकता है अच्छे से नहीं दिख रहा हो, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। तो देखो इस तरीके का कोई एक सर्किल है जहां पे PAB सेकेंड का काम कर रहा है, तो कुछ इस तरीके का होता है सेकेंड। सेकेंड हमेशा सर्किल के बाहर से खींचा जाता है और वो पूरा एक तरीके से सर्किल को एंड तक टच करता है। मतलब आप बोल सकते हो कि जो कोड होती है वो सेकेंड का एक पार्ट होती है, क्योंकि जब ये सेकेंड, ये जो अपन ने लाइन खींची, ये सर्किल के अंदर जब घुसेगी तो ये कोड का काम करने लग जाएगी। लेकिन अभी ये कोड नहीं है, अभी ये सेकेंड है। इसी तरीके से टेंजेंट अपन एक बनाएंगे, यहाँ पे टेंजेंट भी बोल रहा है अपन को, तो ये टेंजेंट बन गया। क्या है? PAB, ये सेकेंड है PAB और टेंजेंट है PT। अपन को बोला है कि भैया PT 8 सेंटीमीटर है, PA 6 सेंटीमीटर है और AB 1 सेंटीमीटर है। अपन से इसी x की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे आसान क्वेश्चन है, एक प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए कि PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। ये प्रॉपर्टी होती है जो कि सेकेंड और टेंजेंट के साथ मिलके बनती है। ये प्रॉपर्टी अगर आपको मालूम है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को कर सकते हो। PT मतलब 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू PA कितना है 6 और PB कितना हो जाएगा, तो PB मतलब ये पूरा PA प्लस AB मतलब 6 प्लस x। अब यहाँ पे 2 से काट देते हैं 3 बार में, 2 से 32 बार में, और तो नहीं कटेगा, तो 6 प्लस एक्स इक्वल टू आ गया 32/3। मतलब x कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो x आ जाएगा अपने पास 32/3 माइनस 6 मतलब 14/3। तो यही अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। आसानी से x निकल जाता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं होती, आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है जो आपको मालूम होनी चाहिए, वो भी कुछ इसी तरीके की होती है कि जब दो कोड आपस में इंटरसेक्ट करती है तो कुछ इस तरीके का एक पॉइंट बनाती है। मान लेते हैं इसको O नाम दे दें, ABCD। तो इसमें आपको याद होना चाहिए कि AO इंटू OB इक्वल टू होता है CO इंटू OD। ये प्रॉपर्टी आपको अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में इस प्रॉपर्टी के ऊपर। डायरेक्ट आप कर सकते हो, आपको कोई भी 3 साइड दे दी जाएगी और चौथी लेंथ पूछ ली जाएगी। ए शॉपकीपर ऑफर्स दी फॉलोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम्स। पहली स्कीम है बाय 3 गेट 4 फ्री, दूसरी है बाय 5 गेट 6 फ्री। मतलब 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त पाए या 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त पाए। तो अपन से पूछ रहा है कि भाई जो खरीदार है उसके लिए कौन सी स्कीम अच्छी रहेगी। मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने का मतलब है कि जो खरीद रहा है उसके लिए कौन सी अच्छी स्कीम रहेगी। डिस्काउंट जितना ज्यादा मिलेगा तो खरीदार को उतना ही बेनिफिट होगा। तो यही अपन से पूछ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चंस को समझ करने के लिए अपन को एक बात समझनी होती है कि फ्री जैसा कुछ भी नहीं होता, डिस्काउंट होता है। ये आपको फ्री, बाय 3 गेट 4 फ्री, ये सब जो बोला जाता है ये पागल बनाने के तरीके। आपको यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो डिस्काउंट आपको देखना है। तो करते कैसे हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, 3 + 4 7, मतलब टोटल सामान कितना मिला अपन को 7 मिला, डेनोमिनेटर में डाल दिया 7। कितना फ्री है, 4 फ्री है। मतलब मैं कह सकता हूं कि 7 सामान खरीदने पे 4 सामान का डिस्काउंट मिल गया। मतलब 4 सामान की जो रेट थी वो मेरे को एक तरीके से छूट के रूप में मिल गई। मतलब आप मान सकते हो कि भाई 7 सामान, हर सामान की वैल्यू 1 रुपए, तो टोटल कितनी हो गई 7 रुपए, और 4 सामान मिले थे फ्री, मतलब 4 रुपए का डिस्काउंट मिल गया 7 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 400/7, मतलब 7 का 5 बार में 35, 50, 7 7 जा 49। तो ये लगभग 57.1% के करीब डिस्काउंट होगा। दूसरी वाली स्कीम क्या है, बाय 5 गेट 6 फ्री। दोनों को ऐड करो, 5 + 6 11, मतलब टोटल सामान मिला 11 रुपए का। हर सामान को 1 रुपए का मान लिया मैंने, तो टोटल सामान कितने का मिला 11 रुपए का। उसमें कितना रुपए का फ्री मिला 6 रुपए का, तो 6 रुपए का अपन को डिस्काउंट दे दिया 11 रुपए पे। तो कितना परसेंट हुआ ये अपन को देखेंगे। तो 600/11, मतलब 11 का 5 बार में 55, 50 हो गया, तो 11 का 4 बार में 44, फिर 60 हो गया, तो 11 का लगभग 5 बार में 55। तो इतना परसेंट का डिस्काउंट मिला। तो ज्यादा डिस्काउंट कहाँ मिला 57.1%, ये ज्यादा है। ये ज्यादा कहाँ था बाय 3 गेट 4 में। मतलब कौन सी स्कीम अच्छी है जिसमें ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट किसमें मिल रहा है अपन को, फर्स्ट वाली में, ऑप्शन ए। ठीक है,
तो अपन इस तरीके से करते हैं, कभी भी बाय 3 गेट 4 इस तरीके की चीजें आए तो आपको डिस्काउंट देखना होता है, डिस्काउंट देखने के लिए ये तरीका लगाना होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग बार चार्ट रिप्रेजेंट्स द ग्रॉस अमाउंट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ए फर्म। तो यहाँ पे एक अपन को बार चार्ट दे रखा है, इसमें अपन को टोटल और ग्रॉस अमाउंट दे रखा है 4 फाइनेंशियल ईयर का, 18 से 16 17 17 18 18 19 और 19 20। यहाँ पे अपन से पूछ क्या रहा है, इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25% व्हाट शुड द ग्रॉस अमाउंट हैव बीन इन 19 20 इफ द टोटल कॉस्ट रिमेन द सेम। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 19 20 में सकल राशि कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत समान रहती है। तो यहाँ पे देखो 2019-20 कौन सा है, ये वाला है। 2019-20 में टोटल कितना मिला, टोटल मिला 6,500, 6,500। अपन से बोल रहा है कि भैया इस पे 25% का प्रॉफिट चाहिए, इस पे 25% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो गई। अगर मैं इसको 100% मान लू कि ये 100% है, तो 25% का प्रॉफिट मतलब टोटल वैल्यू हो गई 125%। यही 125% की वैल्यू अपन से पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 650 बाय 100, 650 क्या 6,500 बाय 100 इंटू 125। तो 0 से 0 कट गया, 125 इंटू 65 करोगे तो 125 का 5 बार में हो जाता है 625, 62 कैरी चला गया, 125 का 6 बार में मतलब कितना हो जाएगा 750 प्लस 62 मतलब 812, 8,125। ऑप्शन नंबर 2 यही अपना फाइनल आंसर है। अपन से यही पूछ रहा था कि ग्रोस अमाउंट को कितना होना पड़ेगा अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो 25% का प्रॉफिट चाहिए तो ग्रोस अमाउंट को 8,125 होना पड़ेगा। इन व्हाट टाइम विल 10,000 एट 4% पर एनम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज 8,000 डच इन 4 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि कितने समय में 10,000 पे 4% की रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलने पे सेम इंटरेस्ट हो जाएगा 8,000 पे 5% की दर से 4 साल में मिलने वाले इंटरेस्ट के। तो यहाँ पे क्या करना है अपन को, SI1 इक्वल टू SI2 बोल रहा है, दोनों का SI सेम आएगा। SI1 मतलब SI का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो ये हो गया SI1 हो गया P1 इंटू R1 इंटू T1 बटा 100। P1 कितना है 10,000, R1 कितना है 4, टाइम का नहीं पता तो T1 ही डाल देते हैं बटा 100। इसी तरीके से ये P2 इंटू R2 इंटू T2 बटा 100। P2 है 8,000 प्रिंसिपल, रेट है 5% और टाइम है 4 साल बटा 100। नीचे से तो गया ये 3 जीरो से 3 जीरो चला गया, 5 से 2 बार में चला जाएगा, 4 से 4 गया आपका और 2 से ये 4 बार में गया, मतलब T1 कितना आ गया 4 years। तो 4 साल में 10,000 पे 4% और 8,000 पे 4 साल में 5% बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा T1 4 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। A man, a boy and a woman can finish a work in 10 days, 15 days and 30 days respectively. In how many days can the work be finished by a man, a woman and a boy when all of them work together? तो फिर से अपन के पास टोटल वर्क का ही सवाल आया है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक आदमी को 10 दिन लगते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ 1m इंटू 10, ये अपना टोटल वर्क हो गया। फिर से मेन की एफिशिएंसी अपन को नहीं पता इसलिए उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। इसी तरीके से एक बच्चे को 15 दिन लगते हैं तो 1 बॉय इंटू 15। इसी तरीके से एक औरत को 30 दिन लगते हैं तो 1 वुमेन इंटू 30। ये हो गया, ये सारे टोटल वर्क समान है। अपन से पूछ क्या रहा है, अपन से पूछ रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा साथ मिलके काम करें तो कितना दिन लगेगा। तो साथ मिलके जब काम करेंगे तो 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय इंटू डी, डी मतलब नंबर ऑफ डेज जो अपन को फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले तो इन तीनों की मदद से अपन को यहाँ पे मेन, बॉय और वुमेन इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। जब तक ये रेशियो नहीं निकालेंगे नहीं कर पाएंगे। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है 10m इक्वल टू 15b इक्वल टू 30w। कभी भी इस तरीके के सवाल आए तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन देख लेते हैं कि भैया 10, 15 और 30 का अपने पास एक तरीके से HCF क्या है, 10, 15 और 30 का HCF क्या है। तो HCF तो यहाँ पे 5 है ना, तो चलो HCF पे छोड़ो, HCF पे नहीं जाते हैं, वो थोड़ा अलग चीज हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ W को 1 डाल देता हूँ। W को अगर मैंने 1 डाला
तो ये 15 से 2 टाइम्स चला जाएगा, मतलब b आ जाएगा 2, w को 1 डालने पे, और 10 से ये 3 चला जाएगा तो m आ जाएगा 3। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, वुमेन की 1, बॉय की 2, मैन की 3। अब इन दोनों में अपन डाल देते हैं मैन, बॉय और वुमेन की वैल्यू, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो वुमेन है 1, तो 1 इंटू 30 मतलब 30 आ गया। ये 1 मैन की, तो 3 + 2 + 1, ये हो जाएगा 3 + 1 + 2 मल्टीप्लाई डी। तो डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा 3 + 1 4, 4 + 2 6, 30/6 मतलब 5। तो 5 दिन में ये तीनों काम कर सकते हैं, मिलके काम करें तो। चलिए आगे चलते हैं, है ना। इफ cos थीटा इक्वल टू √3/2 देन tan² थीटा cos² थीटा। यहाँ पे अपन को cos थीटा √3/2 दे रखा है, और √3/2 जो होता है उसको अपन जानते हैं कि वो कितने पे होता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाती है 30 डिग्री। ये आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए कि cos 30 इक्वल टू √3/2 होता है। अब अपन के पास थीटा मिल गया, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं अपन। तो ये कितना है, tan² 30 इंटू cos² 30। tan² 30 कितना होता है, 1/√3, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/3। और cos² 30 कितना होता है, cos 30 वैसे अपन को दे रखा है √3/2, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 3/4। 3 से 3 कट गया, क्या रह गया 1/4। तो यही अपना फाइनल आंसर है। इसको करने के और भी तरीके आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और तरीके भी आप लगा सकते हो, जैसे tan² थीटा cos² थीटा। इसमें tan² थीटा को मैं sin² थीटा बाय cos² थीटा लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास cos² थीटा है, दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं आपस में, क्या रह गया sin² थीटा, और sin² थीटा इक्वल टू होता है 1 - cos² थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू अपन को पता है, उसको लाके डाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा इसको आप ट्राइंगल बना के भी कर सकते हो। cos थीटा अपन जानते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू अपन को दे रखी है, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो वो सब डाल के अपन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि जब अपन को थीटा मिल गया तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपन को बतानी है। तो देखो इसमें क्या कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट x इक्वल टू -4 डालना है और y इक्वल टू -1 डालना है। सीधा जहां जहां x है वहां वहां -4 डाल दो, और जहां जहां y है वहां वहां -1 डाल दो। तो 3 इंटू -4 का क्यूब प्लस 5 टाइम्स x मतलब -4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है क्योंकि, और y -1, फिर प्लस 12 टाइम्स x की जगह -4, y की जगह -1, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स -1 का क्यूब। देखो -4 का क्यूब मतलब हो गया -64, तो 3 इंटू -64, -4 का स्क्वायर हो गया 16, तो प्लस 5 इंटू 16 इंटू -1, प्लस 12 इंटू -4 इंटू -1 का स्क्वायर मतलब 1, प्लस 7 और -1 का क्यूब भी -1। तो ये कितना हो जाएगा -64 इंटू 3, 64 का 3 बार में होता है 180, और 4 का 3 बार में 12 मतलब 192। तो माइनस में 192, 16 पंजे 80 विथ माइनस साइन क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 12 चौको 48, -48 और -7। इन सबको ऐड कर लेंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 48 + 7 हो जाता है अपने पास 55, 55 + 80 हो जाता है अपने पास 135, 135 + 192 करोगे तो यूनिट डिजिट 7, 5 + 2 7 आएगी, तो आप बोल सकते हो कि 327 अपना आंसर हो जाएगा। करके देख लो, ये यही है सेम, -327 ही आने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। इफ 4 नंबर्स 39, 117, 17 एंड y आर इन प्रपोर्शन, ये 4 नंबर प्रपोर्शन में, तो y की वैल्यू बतानी है। देखो प्रपोर्शन में होने का मतलब क्या होता है, जब अपन बोलते हैं a:b, c:t, ये होते हैं चारों नंबर प्रपोर्शन में, जहां पे इसका मतलब होता है कि a का b जितना टाइम है, मान लेते हैं x टाइम है, तो c का d भी उतने ही टाइम होगा, मतलब x टाइम ही होगा। तो ये चारों नंबर प्रपोर्शन में होंगे। इसको अपन a/b इक्वल टू c/d भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 39 का 117 कितनी टाइम है, तो अपन जानते हैं कि भैया 39 का 3 टाइम्स होता है 117। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि y जो है वो 17 का 3 टाइम्स होगा। तो 17 का 3 टाइम्स मतलब 51, तो 17 इंटू 3 51, तो y की वैल्यू आ जाएगी 51। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 39/117 इक्वल टू 17/y। यहाँ से भी जब आप करोगे तो यही आंसर आएगा, 39 का ये 3 बार में, तो यहाँ से y आपके आ गया 17 इंटू 3 मतलब 51।
कैसे भी कर लो, ये जो है डायरेक्ट जल्दी कर सकते हैं ऐसे, बिल्कुल भी समय लगाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है, 3/4 सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब पाई 22/7 इंटू आर क्यूब, रेडियस कितनी है 4.2, तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, वो स्फीयर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, इसके अलावा कॉन का वॉल्यूम, और अपना क्या कहते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ये सब आपको डायरेक्ट मालूम होने ही चाहिए। इसके अलावा प्रिज्म और पिरामिड, इनके भी वॉल्यूम आपको डायरेक्ट मालूम होने चाहिए, क्योंकि इन सब पे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। 7 का ये हो गया 0.6 टाइम्स, 3 का ये हो गया 0.2 टाइम्स। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, काफी बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। यूनिट डिजिट से भी नहीं चल पाओगे क्योंकि 3 ऑप्शन की यूनिट डिजिट सेम है, तो यूनिट डिजिट से जाने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे 4 × 22 है, तो इसमें मैं 11 अलग कर लूंगा। 11 अलग क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे एक वजह है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। 4 × 22 में 11 मैंने अलग किया, तो 4 × 2 8, 8 × 0.2 मतलब 1.6, और 4.2 का स्क्वायर, 4.2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके बहुत काम आएगी ये ट्रिक। जैसे 42 का स्क्वायर करना है तो क्या करें, 2 का स्क्वायर कर लिया 4, फिर 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 6 लिख दिया, एक कैरी चला गया, 4 का स्क्वायर 16, और जो एक कैरी था उसको ऐड कर दो, 16 + 1 17, तो इसका आंसर हो जाएगा 1764। इसी तरीके से जैसे अपन को 56 का स्क्वायर करना है, कोई अपन से पूछ ले, सेम ट्रिक से चलते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 6 लिखा, 3 कैरी चला गया, उसको रख लेते हैं अभी। फिर 5 × 6 × 2, 5 6 30, 30 दूनी 60, और कितना कैरी गया था 3, तो 63। अब 6 कैरी गया, उसको रख लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 6 31, इसका आंसर हो जाएगा 3136। इस तरीके से आप कोई भी 2 डिजिट का कर सकते हो, 2 डिजिट से ज्यादा भी कर सकते हो। जैसे कोई मेरे से पूछे कि भैया 117 का स्क्वायर बताओ, तो 117 का स्क्वायर बताने के लिए 7 का स्क्वायर किया 49, 4 कैरी चला गया। अब ये जो पूरा 11 है इसको अपन सिंगल मानेंगे, तो 11 × 7 × 2, तो 11 7 77, 77 दूनी कितना हो गया 154, और कितना कैरी गया था 4 कैरी गया था, तो 154 + 4 158। अब 15 कैरी चला गया, 11 का स्क्वायर 121, 121 + 15 कितना हो गया 136, तो इस पूरे का आंसर हो जाएगा 13689। देखो कितनी तेजी में आपने इस तरीके का कर लिया केवल ट्रिक की मदद से। तो यहाँ पे 4.2 है तो कितना हो जाएगा 17.64। अब यहाँ पे अपन कर लेते हैं 11 × 16 का 4 बार में होता है 64, 6 कैरी चला गया, 11 का 6 बार में 96, 96 और 6 102, 10 कैरी चला गया, 16 का 7 बार में होता है 112, 112 + 10 122, है ना। तो कितना गया 12 कैरी चला गया, 16 का एक बार में 16, 16 + 12 हो गया 28, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 280, एक मिनट 28.224 है ना, 28.224 ये आ गया अपने पास। अब 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, इसकी भी एक ट्रिक होती है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे 11 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले उसकी यूनिट डिजिट को ऐसे की ऐसे लिख दो, ये 4 को ऐसे की ऐसे लिख दिया। अब इन 2 और 4 को इसको ऐड करके लिखो 6, फिर इस 2 और 2 को ऐड करके लिखो 4, फिर इस 8 और 2 को ऐड करके लिखो 10, 10 है लेकिन सिर्फ एक ही डिजिट लिखनी है, एक अपना कैरी चला गया। फिर इस 2 और 8 को ऐड करो, कितना होता है 10, और एक कैरी थी 11, 11 में भी केवल एक लिखा। अब इस 2 को मैं एज इट इज लिख देता अगर कैरी नहीं होती तो, लेकिन एक कैरी थी तो वो इस 2 में जोड़ी, 2 + 1 3, तो ये अपना आंसर हो गया। 3 डिजिट के बाद डिसमल डालेगा तो 3 डिजिट के बाद डिसमल डाल दो, तो अपना आंसर आ गया 310.464। तो ये सिंपल तरीका होता है 11 से मल्टीप्लाई करने का। इसलिए अगर 11 आपके पास अलग हो रहा हो तो पहले उसको अलग कर लो, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करना आसान होता है, बाकी चीज को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रिक आपको बताई, एक तो स्क्वायर की ट्रिक और दूसरी 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक। ये दोनों ही ट्रिक बहुत काम की है। इफ a + b + c = 16, a² + b² + c² 90, ab + bc + c है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है,
फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसी के ऊपर क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। 16 का स्क्वायर मतलब 256 इक्वल टू ये पूरे की वैल्यू 90 है प्लस 2 टाइम्स इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको एक्स मान लेते हैं, बार बार लिखने से क्या फायदा है ना, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। 2x, तो ये कितना हो गया 2x इक्वल टू 256 माइनस 90 मतलब कितना आ गया 166, 2 से डिवाइड करोगे तो 83, तो x की वैल्यू आ गई 83, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 83। तो यही अपना आंसर है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे है तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है कि 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 है। ये चीज अपन को दे रखी है, अपन से पूछ क्या रहा है, अपन से पूछ रहा है कोट थीटा, कोट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे कोस थीटा को एक साथ कर लेते हैं और साइन थीटा को एक साथ कर लेते हैं, तो ये साइन थीटा को उधर चला गया तो 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा मतलब 2 साइन थीटा, और ये कोस थीटा उधर चला गया तो कोस थीटा प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, और कोस थीटा बाय साइन थीटा कितना होता है कोट थीटा, तो मैं बोल सकता हूँ कि कोस थीटा बाय साइन थीटा यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, और कोस थीटा बाय साइन थीटा ही कोट थीटा होता है, तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यही अपन से यहाँ पे पूछ रहा था। अगर यहाँ पे थीटा पूछा होता तो थीटा में बोल सकता हूँ कि भैया कोट थीटा 1 कितने पे होता है 45 डिग्री पे होता है, या थीटा 45 डिग्री, तो वो कोट थीटा नहीं पूछ के आपसे थीटा भी पूछ सकता था। 2 रनर्स सोनी एंड बोनी स्टार्ट रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 200 मीटर एट स्पीड ऑफ 18 एंड 24 रेस्पेक्टिवली इन दिस सेम डायरेक्शन। तो देखो एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लेंथ कितनी है 200 मीटर, मतलब उसका पेरीमीटर आप बोल सकते हो कि 200 मीटर है, और वो दोनों जो है सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सोनी एंड मोनी। सोनी है 18 की स्पीड से और मोनी है 24 की स्पीड से। अपन से पूछ रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्ट से कितने टाइम बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलेंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने का मतलब आप एक तरीके से वही कह सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे अपन को फाइंड आउट करना है टाइम, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो यही 200 मीटर है। स्पीड क्या होता है, जब अपन सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है, मतलब इनका डिफरेंस 24 माइनस 18, लेकिन अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे होते तो फिर इनकी रिलेटिव स्पीड प्लस होती 24 प्लस 18, लेकिन यहाँ पे सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो 24 माइनस 18 मतलब 6, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ये किलोमीटर पर आवर में, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 5/18, अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया 6 से 3 बार में, तो ये कितना आ गया, ये 5 से आपका 40 बार में हो जाएगा, तो 40 इंटू 3 120, मतलब 120 सेकेंड, तो ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 120 सेकेंड के बाद वो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 266, इसको जब अपन 266 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा ये बताना है। क्या मैं 265 की पावर 4081 निकाल सकता हूँ क्या, नहीं निकाल सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर कैसे करूं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का फिक्स तरीका होता है, वो तरीका जान लेते हैं अपन। इसके ऊपर मैंने एक 15 मिनट की वीडियो भी डाली हुई है कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, वो आप देख सकते हो, वहां पे मैंने 5-6 क्वेश्चन करा रखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो ये जो 265 है इसको अपन 266 की फॉर्म में बनाएंगे, तो 265 को मैं लिख सकता हूँ 266 माइनस 1 की पावर 4081 प्लस 9/266। अब अपन ने इस तरीके से लिख लिया, तो ये जो 266 है 266 से डिवाइड होता है, तो अब इसका काम खत्म हो गया, तो इसलिए इसको अपन ने यहां से हटा दिया, हट जा, केवल क्या रह गया -1 की पावर 4081। 4081 कैसा नंबर है, ओड नंबर है, अपन जानते हैं कि माइनस की कभी भी अगर पावर ओड होती है तो साइन माइनस ही रहता है, तो यहाँ पे -1 ही आएगा प्लस 9/266, मतलब कितना आ गया 8/266। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भैया न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर से, तो यही अपना रिमाइंडर हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया 8 आ गया, तो यही अपना आंसर है बस।
इस तरीके से कर सकते हैं अपन। इसके ऊपर मैंने 15 मिनट का एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं, वहां से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़े बहुत इसमें वेरिएशन भी होते हैं क्योंकि, तो उनको भी आपको समझ सकते हो। तो चलिए, अपना समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना ध्यान से सुना, अपना कीमती समय दिया। प्लीज अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब चैनल को अगर अभी तक नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिए। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार, देखता हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़े हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, कोई अपने वीडियोज को देख रहा है, जो अपन इतना कीमती समय अपना दे रहे हैं उसका कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। चलिए ठीक है, इंस्टाग्राम पे है अपन अर्पित अग्रवाल मैथ्स के नाम पे, मीम पेज टाइप है, बहुत ज्यादा कुछ डालता नहीं हूँ, चाहो तो देख सकते हो, वरना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है। ए इज लाइक, ये मेरा पर्सनल पेज है, यहाँ पे भी देख सकते हो। थोड़ा बहुत घूमता फिरता हूँ तो उसकी वीडियो डाल देता हूँ कुछ कुछ। अर्पित अग्रवाल मेस, यहाँ पे टेलीग्राम में आप इसको जरूर देख लेना। इस पे आपको एनोटेड पीडीएफ मिल जाएगी। ये जो अपन ने पीपीटी बनाई है, जो भी अपन ने सारा काम किया है, ये मैं पीडीएफ की फॉर्मेट में अर्पित अग्रवाल मैथ्स के ऊपर डाल देता हूँ। तो वहां पे जाके आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हो विथ रिटर्न आंसर, रिटर्न सॉल्यूशन के साथ, सब कुछ आपको एज इट इज मिल जाएगा। और उसके अलावा कोई एग्जाम की अगर अपडेट वगैरह होती है तो वो भी वहां पे आपको मिल जाएगी। मैं उसको थोड़ा धीरे धीरे डालने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, अगली वीडियो में मिलते हैं 14 जुलाई 2023 के पेपर शिफ्ट 2 में। थैंक यू।